हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। पहले से हम बीपीएससी की एक फाउंडेशन तैयारी किस प्रकार से करें, जो बच्चे 2026 या 2027 में देने वाले हैं, 72वीं बीपीएससी या 73rd कोई भी बीपीएससी का परीक्षा आप देने वाले हैं, तो फिर इसका एक फाउंडेशन के साथ किस प्रकार से तैयारी करें, प्री और मेंस दोनों एक साथ, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी तक 3 लेक्चर हमने इस पे लिया हुआ है। इस 3 लेक्चर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या, वो कुछ पॉइंट्स है उस पे हमने बातचीत किया था कि कैसे बीपीएससी का प्रिपरेशन फाउंडेशन हम शुरुआत करें। उसके बाद से हम देखे थे कि कंप्लीट सिलेबस जो एनालिसिस था कि बीपीएससी के अंतर्गत प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस क्या है, प्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मेंस में क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है, किस तरह से क्वेश्चन, कितने अंक का क्वेश्चन, कितने पेपर होता है, ये सारा बात हमने इस लेक्चर 2 में डिस्कस किया है। उसके बाद से लास्ट जो 3rd लेक्चर हमने लिया है कि कट ऑफ वगैरह हमने डिसाइड किया है कि ऑफिसर बनने के लिए कितने नंबर चाहिए, मतलब प्री में कितने कट ऑफ आप पास करेंगे तो फिर आप मेंस में जाएंगे, मेंस में कितने कट ऑफ आप पास करेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो ये सब डिस्कस हुआ था ये लेक्चर 3 के अंतर्गत। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर 4 ले रहे हैं। इसके आगे का एक लेक्चर लेंगे कंप्लीट सिलेबस और सारा ये सब कुछ देखने के बाद आज के लेक्चर में हम बातचीत करेंगे आपके कि इतिहास की तैयारी। इसमें से एक सब्जेक्ट लेंगे हिस्ट्री या इतिहास की तैयारी कैसे करें, जो कोर एरिया है सिविल सर्विस का, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे आप बीपीएससी दें या फिर यूपी पीसीएस दें, चाहे झारखंड पीसीएस दें, चाहे यूपीएससी दें, इन सब सिविल सर्विस का कोर एरिया होता है जीएस सब्जेक्ट। जीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत भी 4 जो कोर जीएस एरिया का सेगमेंट है जीएस एरिया का, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। इन चारों सेक्शन से किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री और मेंस का क्वेश्चन उठाकर आप देख लें तो लगभग 60 to 65% हिस्सा, इवन यूपीएससी की भी हम बात कर रहे हैं तो प्री और मेंस का इनका सेक्शन रहता है। इसलिए सिविल सर्विस का सबसे कोर एरिया माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी के अंतर्गत भी आप चाहें तो हम देखेंगे इतिहास की प्रिपरेशन कैसे करें, इतिहास में कितने नंबर के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर इसके मेंस के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ पे इसकी कितनी भूमिका है, या इतिहास सब कंप्लीट रूप से पढ़कर तैयार कर लेते हैं तो आपको बीपीएससी के अंतर्गत कितना फायदा, मतलब कितने नंबर का आपने तैयारी कर लिया, इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम मेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी बताएंगे कि इतिहास के अंतर्गत किस प्रकार से जीएस पेपर 1 में इतिहास के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कैसे किस सेक्शंस को पढ़ना है, कौन सा बुक लिस्ट चाहिए, पीवाईक्यू कैसे लगाना है, कैसे अपने मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ाना है, इन सारी मुद्दों पर आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ये कंप्लीट एनालिसिस होगा। आप थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट हैं और पीछे के 3 लेक्चर अगर शुरुआत से आप जानना चाहते हैं बीपीएससी के बारे में तो शुरुआत के 3 लेक्चर तो जरूर देख लें। उसके बाद से देखने के बाद से ये चौथा लेक्चर एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाता है, एक मुकम्मल नोट्स कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको पढ़ा जाता है और कैसे एक मुकम्मल तैयारी करके एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट किया जाता है, उन सारी रणनीति पे आज के इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मेंस के आंसर राइटिंग की भी थोड़ी सी हम आपको क्लू देंगे कि कैसे इसमें आंसर राइटिंग होता है, इंट्रो पार्ट क्या होता है, मिड उसका मुख्य भाग क्या होता है, कंक्लूजन किस प्रकार से लिखेंगे, कितने शब्द में लिखने होंगे, कॉपी कितने पेज का मिलता है बीपीएससी में, इन सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मेरा उम्मीद है कि ये लेक्चर अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हैं तो एक हिस्ट्री सब्जेक्ट पे ठीक ठाक आपकी समझ हो जाएगी कि इसको कैसे पढ़ना है, और भविष्य में जब भी आप इतिहास की क्लास करेंगे या सेल्फ आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कहाँ पे प्रीलिम्स के लिए केवल पढ़ना है, किस सेक्शन में केवल मेंस के लिए पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये हमारे 8 बजे चलने वाले हिस्ट्री के बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे उसमें से बीपीएससी का प्रिपरेशन आगे करना चाहते हैं वो तो ज़रूर इस लेक्चर को देखें, और फाउंडेशन किस प्रकार से अपना तैयार करना है उसके बारे में भी ज़रूर आप मतलब उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए तो इतिहास, जैसा कि आपको पहले पता है कि आपका जो सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चले जाओ। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन सबसे पहले हिस्ट्री कहाँ पूछेगा,
तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्रीलिम्स से 10 गुना लोगों को मेंस में लिया जाता है, फिर 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू में लिया जाता है, जो फिर आगे उसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर प्री में बात करें तो हिस्ट्री के अंतर्गत प्री में टोटल 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन में आपका एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों कंप्लीट रूप से। तो 150 क्वेश्चन जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं जीएस के, उसमें से 30 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप प्रत्येक साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख लीजिए, उसमें सभी में आपको इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1/5 यानी प्रीलिम्स के 150 क्वेश्चन का 1/5 हिस्सा आप क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़कर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। मेंस में ये कहाँ आएगा, तो मेंस में आप अगर देखें तो ये आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। आपको पता है कि मेंस के अंतर्गत एक जीएस पेपर 1 होता है 300 नंबर का, एक जीएस पेपर 2 होता है 300 नंबर का, एक एसए का पेपर होता है 300 नंबर का, ये 900 नंबर का आपका मेन जीएस का पेपर है। उसके बाद से एक ऑप्शनल क्वालिफाइंग है और एक हिंदी क्वालिफाइंग है। वो सिलेबस डिस्कशन वाले लेक्चर में आप जाकर इसको बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास, तो जीएस पेपर 1 का आप सेगमेंट खोलेंगे जहाँ पे 300 नंबर का ये पूछा जाएगा। उस 300 में आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है खंड क, वहाँ पे 114 नंबर का हिस्ट्री पूछा जाएगा आपको, हिस्ट्री इतिहास पूछा जाएगा। अब इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास एवं कला। तो ज़्यादातर इसमें आप देखोगे तो आधुनिक भारत का इतिहास ही इसमें ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आधुनिक जो 3 पार्ट में भारत का इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो आपको मेंस में अगर आप देखोगे ना तो केवल आधुनिक भारत से ही या आधुनिक बिहार के इतिहास से ही क्वेश्चन आपको सामान्यतः देखने को मिलेंगे। अब इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो हम आगे बातचीत करेंगे। इससे क्वेश्चन 4-5 मतलब ये टॉपिक है जिससे हमेशा शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपका जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 1 के भी अंतर्गत ये खंड 1 या पार्ट 1 जहाँ पे 114 नंबर से हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल 7 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन जो आपका है, 5 क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर का जवाब सामान्यतः 70 से 75 शब्दों में आपको रिटर्न तौर पे इसको देना पड़ता है। तो ये 5 शॉर्ट आंसर है। उसके बाद से 2 लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर मतलब 38 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो लगभग 400 450 शब्द में इस क्वेश्चन को लिखने होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नो। तो टोटल 7 क्वेश्चन, 5 शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आगे अगर हिस्ट्री में आप जाओगे तो इतिहास, अब आगे इसको कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है इस पे बातचीत। अब इतिहास देखोगे, हिस्ट्री तो 2 पार्ट में है, एक है भारतीय इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। आपके परीक्षा में बीपीएससी में खास तौर पे अब प्री या मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठाकर आप देख लो तो आपको सारे क्वेश्चन सामान्यतः भारतीय इतिहास से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशली तो आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, लेकिन एनसीईआरटी का कुछ 1-2 बुक्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड है। एक तो 9th 10th का है और 11th में है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ सेगमेंट ऐसे पढ़ने हैं जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स के जो इंटरनेशनल न्यूज होता है ना उसको समझने में आपको हेल्पफुल होगा। तो करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट में हम उस पर बातचीत कर लेंगे, ठीक है, जब वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे भारतीय इतिहास को कैसे तैयार करें। अब देखो, अब इस इतिहास के 3 पार्ट है। अगर आप स्टडी के हिसाब से इसको डिवीजन करोगे इतिहास को, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको आप एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। चूँकि हम पीछे लेक्चर में हमने बातचीत किया था कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपके पास प्री और मेंस का PYQ
आपके पास होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फिर नेक्स्ट ईयर देना हो या फिर आपका स्नातक कंप्लीट हो गया हो। कम से कम आपके पास एक प्री का और एक मेंस का, ये दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईक्यू आपके पास अवश्य होना चाहिए। ये आपको दिशा देंगे, ये आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे समय समय पर कि आपकी पढ़ाई किस लाइन पे चल रही है, आपकी पढ़ाई आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी कि नहीं। जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप तुरंत बीपीएससी के पीवाईक्यू प्री का भी और मेंस का भी, ये तुरंत आपने देखा। अगर दोनों सही सही से सॉल्व हो जा रहे हैं, आप ठीक ढंग से उसको लिख पा रहे हैं, तो फिर आपका स्टडी, आपका पढ़ाई एकदम सही ट्रैक पर है और एक आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, रटना नहीं है, शुरुआत में चीज़ों को समझना होता है। तो आप उतना समझ रहे हैं कि प्री और मेंस का सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक ठाक आप बना पा रहे हैं, उतनी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पे आपका है, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखे होंगे बीपीएससी का प्री या मेंस का, तो आपने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस किया होगा कि प्रीवियस ईयर के प्री में अगर बात करें, अभी प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन, अभी बोले कि प्रीलिम्स के अंतर्गत 25 से 30 क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। अब इस 25 से 30 क्वेश्चन में आप जाओगे तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं, या इसको 5 से 6 कर लेते हैं, तो 5 से 6 आपको एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट में हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, महाजनपदों का उदय हो गया, मौर्यन डायनेस्टी हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया, उसके बाद से भारत में इस्लाम का अटैक, संगम काल को इंक्लूड करते हुए 8-10 चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, वहाँ से टोटल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या 5 से 6 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के इतिहास में जाएंगे, प्री में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको मिल जाएंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास अलग अलग टीचर का पढ़ाने के शैली के हिसाब से ये टाइम फ्रेम अलग है। सामान्यतः हम जब क्लास लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत का उद्भव या इस्लाम का भारत पर अटैक, वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मध्यकालीन भारत में 2 मुस्लिम डायनेस्टी, एक दिल्ली सल्तनत के बारे में और एक दूसरा मुगल डायनेस्टी के बारे में, ये दोनों मेन पढ़ते हैं। उसके बाद से फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य या साउथ दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है, वहाँ से आप कुछ मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। तो लगभग इन दोनों को कंक्लूड करें तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन या 10-11 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मध्यकालीन भारत और प्राचीन कालीन भारत के इतिहास से। बाकी का जो रिमेनिंग 18 से 20 क्वेश्चन है, ये अब सबका आपको कहाँ मिलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री में। यानी पढ़ते समय एक तो बात आपको दिमाग में रखना है कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मात्र प्रीलिम्स के अंतर्गत अभी केवल बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से मिलाकर पूछे जाएंगे। अब ये कमीशन के द्वारा फिक्स नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तब वहाँ से आप एक अंदाज लगाते हैं कि कौन से सेगमेंट को आपको किस तरह से पढ़ना है। तो इसको आप देखेंगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको एंशिएंट और मेडिवल से मिल जाएगा। यानी अपने पढ़ाई के समय रणनीति में जरूर रखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से चीज़ों को समझना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये हो गया प्रीलिम्स का। मेंस का जो 114 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मेंस में जो 114 नंबर का क्वेश्चन है हिस्ट्री से, अब इस 114 नंबर को तैयार करने के लिए 5 शॉर्ट आंसर है और 2 लॉन्ग आंसर है, तो 7 क्वेश्चन टोटल आपको बनाने हैं। अब ये देखोगे ना, 7 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यानी आपके सिलेबस के अंतर्गत जो मेंस का सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको आधुनिक भारत का इतिहास ही आपको पढ़ना है। एंशिएंट और मेडिवल से कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मुकम्मल 3-4 टॉपिक है, जैसे मौर्यन आर्ट के ऊपर है, पाल आर्ट के ऊपर है, पटना कलम के ऊपर है, उसके बाद से कुछ गुफा चित्रकारी वगैरह के बारे में है। ये 5, 6, 7 टॉपिक ऐसे हैं ना जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। तो ये 5, 6, 7 टॉपिक भी आप अच्छा से कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप आराम से इधर से काम निपट जाएगा। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से आर्ट वाले सेक्शन से, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास से आपको देखने को मिलेगा। यानी एक बात तो श्योर है, प्रीलिम्स के अंतर्गत लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, मेंस के अंतर्गत
114 नंबर का मेंस का आपका पूरा का पूरा तैयारी आधुनिक भारत के इतिहास से। यानी अब इसके बाद से जब आप स्टडी करेंगे, अपना जो नोट्स बनाएंगे, तो एक कॉपी बनाएंगे, एक कॉपी में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री दोनों को लिख लेंगे, एक कॉपी में, एक सिंगल में एंशिएंट और मेडिवल, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रीलिम्स की बातें लिखनी है, ठीक है। तो उसको केवल प्रीलिम्स के लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी आप फाउंडेशन की तैयारी करें, मान लो कि जैसे अभी सुबह 8 बजे से क्लास चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाना है, ठीक है। जो भी क्लास में लिखवाया गया, मतलब आप शुरुआत करते हैं, मान लो कि प्राचीन भारत का इतिहास, एक कॉपी लेते हैं जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन दोनों लिखना है, ठीक है। क्लास आप यहाँ करें चाहे कहीं करें, या फिर आप ऑनलाइन करें, ठीक है। प्राचीन इतिहास, इतिहास का एक अपना पूरा सिलेबस है, उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, 10-12 टॉपिक है, उसको पहले आपने लिस्टेड किया। उसके बाद से बारी बारी से टॉपिक पढ़ना शुरू किया, पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, मगध का उद्भव, मौर्य डायनेस्टी, ये सब जैसे ही टॉपिक आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ अब यहाँ से केवल PYQ जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक का घटना चक्र से या फिर BPSC का PYQ सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ के बच्चों को फिर वही बताया जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री जैसे चल रहा है, टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ, जो कॉपी में आपको लिखवाया गया है वो खुद हम 3-4 किताब या NCERT सबको पढ़ के समझ के फिर यहाँ पे क्लास में वो डिटेक्ट करवाया जाता है या लिखवाया जाता है। तो एक तो नोट्स आपका मुकम्मल यहाँ पे हमने बनवा दिया, ठीक ठाक है वो, आप खुद से छानबीन करेंगे तो उससे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो नोट्स बन गया। फिर हम साथ साथ बोलते हैं कि अगर सिविल सर्विस का है तो एक कौन बुक लेगा, जब बुक लिस्ट हम बात करेंगे तो उस पर आएंगे, और जो जनरल ऐसे एग्जाम है बिहार पुलिस वगैरह के लिए तो उसके लिए क्या बुक होगा। तो जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो हम बोलते हैं कि आप उस किताब को जो घर पे है उसको एक बार अपने खुद से पढ़ लेना है। दोनों को पढ़ने के बाद जाकर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना है, घटना चक्र से, जहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब घटना चक्र से क्वेश्चन लगाइए, एक आध दो फैक्ट्स हो सकता है जो क्लास में नहीं आपको लिखवाया पढ़ाया गया हो, आप वहाँ से देखकर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, मुकम्मल एक नोट्स बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक के लिए सेम प्रोसेस है, इसी तरह से ये दोनों मतलब आपका तैयार होगा। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है कि केवल प्रीलिम्स के ये 8-10 क्वेश्चन की आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस के इसमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको प्री और मेंस दोनों लेवल पे पढ़ना है, क्योंकि आपको प्री से भी क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक ठाक आएंगे और मेंस में भी यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस यूरोपियंस का आगमन, फिर यहाँ से ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, कैसे यूरोपियंस कंपनियाँ भारत में आती है व्यापार करने के लिए, फिर इनका कैसे आपस में संघर्ष होता है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इन सभी कंपनियों को ठिकाने लगाकर एक मजबूत अपना दावा पेश करती है। इसी समय मुगल साम्राज्य या मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रहा होता है। इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने कब्जे में लेती है और पूरा अपना प्रशासन और सारी चीज़ों को सेटअप करती है। फिर आगे चलकर किसान और मजदूर और ये सब आंदोलन धीरे धीरे शुरू होता है। बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है और फिर एक लंबी मशक्कत के बाद देश स्वतंत्र होता है। तो ये पूरा आपका जो कहानी है, ये पूरा जो इतिहास है, ये इतिहास आपको देखने को मिलेगा आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको प्री और मेंस आपको दोनों लेवल पे पढ़ना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ें आप ऐसे कोशिश करें, क्योंकि BPSC के प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशन 69, 68 या 70 को मेंस के क्वेश्चंस को देखा जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक टॉप एरिया को अब टच कर रहा है हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट उस तरह से पढ़ लेना है कि सारे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, बुक लिस्ट क्या होगा, इस पे अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अब देखो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, अब एंशिएंट हिस्ट्री और एक है मेडिवल हिस्ट्री। अब आपको पता है कि ये दोनों केवल प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप कैसे तैयार करेंगे। तो अब दो ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी करके इसको तैयार कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या होगी कि पहले इसका सिलेबस पता लगाएं कि एंशिएंट और मेडिवल में पढ़ना कितना है, पहली बात। दूसरा, ऑनलाइन अगर क्लास करते हो तो आई होप कि वहाँ पे, मुझे उम्मीद है, मतलब वहाँ पे टीचर महोदय जो होंगे वो अपना सारा सिलेबस बताएंगे। या फिर जो बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं लक्ष्य सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, तो हमारा जो पढ़ाने का शैली है, पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले हम सिलेबस नोट करवाते हैं। ये सिलेबस है,
यहाँ पढ़े चाहे कहीं पढ़े, इतना ही एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री का आप समझ गए। समझने के बाद से इसको पढ़ने का दो तरीका, अगर जो बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो उनका अपना खुद का नोट्स बनकर तैयार हो रहा है। क्लास नोट्स जो है एक ये हो जाएगा। मटेरियल के तौर पे जाए तो क्लास नोट्स के अलावा एक तो एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी प्रीफर करना है। अब एनसीईआरटी के 6 क्लास के एनसीईआरटी में ध्यान से सुनिए, 6 क्लास के एनसीईआरटी में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास है, यानी एंसेंट हिस्ट्री है। और 7th क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये पूरा आपका मेडिवल हिस्ट्री है या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो ये दो किताब, एक तो आपका नोट्स हो गया जो आप खुद बनाएंगे, क्लास कहीं पे कर रहे हैं तो क्लास नोट्स होगा, और नहीं कर रहे हैं तो खुद बनाएंगे। नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि आगे आपको मेंस में बैठना है और मेंस में पूरा आपको रिटन फॉर्म में लिखना है। अगर आपका स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका शब्द का मैनेजमेंट, वाक्य का विन्यास, ये सब सही नहीं होगा तो आगे चलकर इस पे काफी आपको दिक्कत होगी। सामान्यतः बच्चों को देखने को मिलता है जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज़्यादा करते हैं वो अपना नोट्स खुद बनाते ही नहीं है। अरे भाई, आगे चल के आपको जब मेंस में बैठेंगे तो मेंस में आपका 3 घंटे के अंतर्गत जो 300 नंबर का मेंस है उसमें 3 घंटे के अंतर्गत 3000 से 4000 शब्द लिखने हैं। और व्हाइट पेज पे जब आप पहले से उतना एक्सपीरियंस लेके नहीं बैठे होंगे तो 3 घंटे में आपको लगता है कि 3500 और 4000 शब्द को एक बार लिख देंगे। इसलिए सिविल सर्विस के खासतौर पे प्रिपरेशन के लिए, बाकी जिसमें मेंस नहीं है उस पर हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि नोट्स कंपलसरी है, लेकिन जो भी बड़े एग्जामिनेशन है इवन दरोगा तक, तो यहाँ पे आपको खुद का नोट्स होना चाहिए प्रॉपर। आपका 10 सेगमेंट है तो 10 का एक मुकम्मल नोट्स आपके पास होना चाहिए कि एग्जाम के समय आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सके और आपका खुद का लिखा हुआ हो कि लिखने का भी उतना एक्सपीरियंस हो। हमारा मतलब वो सारे नोट्स हैं हमने जो अपना सिविल सर्विस का प्रिपरेशन किया, इसलिए मेंस लिखते समय कोई ज़्यादा परेशानी, आप उतना पहले कॉपी लिख चुके हैं, उतनी एक्सपीरियंस है आपके पास, बाद में कुछ मॉक्स वगैरह लगाएंगे आपकी स्पीड आ जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन नोट्स यहाँ पे कंपलसरी, आप खुद का नोट्स बनाएं, ठीक है, और इस तरह से पढ़ें। तो एक तो ये हो गया, अगर खुद का नोट्स या क्लास नोट्स है तो ये, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ें या नोट्स बनाए तो साथ साथ। जैसे हम यहाँ पे क्लास लेते हैं तो जो भी टॉपिक चलता है उसको बोलते हैं आप एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से देखो। तो 2 किताबों, एक तो क्लास नोट्स और एक एनसीईआरटी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसके साथ साथ एक ऑथेंटिक बुक, मतलब एक जो इतिहास का एक बढ़िया सा बुक आपके पास भी होना चाहिए। तो बुक में तो बहुत सारे ऑप्शन है, एंशिएंट और हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए तो सतीश पांडे करके हैं ऑथर्स, उनका है, या फिर अब चाहोगे तो दृष्टि क्विक रिवीजन बुक भी ठीक ठाक है, वहाँ पे आप उससे भी इसको कर सकते हो। तो ये के ले लीजिए, और एक दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक आता है, उसमें एंसेंट और मेडिवल दिया हुआ है और प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपको हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ घर पे प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र इतिहास का आपके पास होना चाहिए कि एंसेंट हिस्ट्री का जो भी चैप्टर आप पढ़ें समझें, आप जाकर घटना चक्र में प्रैक्टिस करें। मेडिवल हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़े, आप जाके घटना चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं जो अलग अलग स्टेट पीसेस और तमाम जगहों पे आया हुआ है। ये हो गया एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मुकम्मल बात। तो एक खुद का नोट्स, एनसीईआरटी और दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक, हम कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किताब अच्छा है इसलिए इसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नो। तो ये हो गया आपका एंसेंट और मेडिवल। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पहले से ही पता है। मॉडर्न हिस्ट्री, एक तो यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, और दूसरा मेंस में जाओगे, मेंस में तो मेंस में लगभग 114 नंबर का क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा। इसी से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना मतलब ये जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़ फॉलो करें, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपका क्लास नोट्स जो आप खुद बनाएं या फिर यहाँ से क्लास करें तो यहाँ से, तो एक तो क्लास नोट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी 8 क्लास में
6 7 में एंसेंट और मेडवल था, 8 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ें। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा एक और किताब यहाँ पे स्पेक्ट्रम की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए स्पेक्ट्रम का एक किताब यहाँ पे आवश्यक पड़ेगा। ठीक है, और बाकी कुछ वन लाइनर देखना होगा तो दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट मिल जाएगा। लेकिन ये स्पेक्ट्रम में एक अलग से बुक मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई किताब रखते हैं तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितना किताब और जितना नोट्स और जितना मटेरियल बढ़ते जाएगा, एग्जाम से आपकी दूरी उतना ही बढ़ती जाएगी। मतलब एग्जाम आपसे निकलने की संभावना दूर। ज़्यादा नोट्स 10 गो नोट्स या 20 गो नोट्स नहीं पढ़ना है। एक नोट्स को 10 नोट्स को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही नोट को आपको 10 बार पढ़ें। इसलिए संसाधन या नोट्स बुक या क्लास नोट जितनी शॉर्ट रहे उतना ही बेहतर है। आपको रिवीजन करने में भी ये फायदा होगा और आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मतलब समझ भी सकेंगे। तो ये हो गया। बाकी घटना चक्र हैं ही, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहें, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जो भी क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही होंगी, कुछ बातें और भी जानकारी चाहिए तो या तो कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं या फिर लक्ष्य सिविल सर्विस संस्थान का अपना नंबर है, उस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी या कोई भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ऑफिस पे अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे नहीं रहते हैं सर्विस में होने के कारण, तो आप अपना फ़ोन से बात कर लीजिए या मैसेज की कि कब सर हम मिल सकते हैं, तो आप आकर यहाँ पे अपना कोई भी सुझाव सलाह जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। अब क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चन के हिसाब से किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और उससे संबंधित। तो मेंस में के कुछ क्वेश्चन देखिए, ये 70 बीपीएससी का कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। 17वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम समझ गए एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पहले से ही पता है सिलेबस के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वही आपको मेंस में पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें तो यूरोपियंस कंपनी भी बताए आपको, यूरोपियंस कंपनियों के आगमन से शुरू होगा और देश की स्वतंत्रता आंदोलन तक ये पूरा अपना 1947 तक कंटिन्यू करेगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आप ध्यान से देखें। अब मान लें कि आप इतिहास पढ़ लिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ लिया और 72वीं के आपको पेपर देना है या आगे कभी देना है, तो आप अपने से सोचिए कि क्या जो भी आंसर ये आप पढ़ लिए हैं तो नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर भविष्य में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो थोड़ी बहुत तो इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, पूरा तो क्योंकि आप बीपीएससी का चूंकि बैच नहीं पढ़े, अगर बीपीएससी का पढ़े हैं तो 100% आपसे ठीक ठाक बनना चाहिए। कम से कम आपकी समझ में सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अगर आपने जनरल कोई बैच ले रखा है और उससे इतिहास पढ़ा है तो थोड़ा सा टॉपिक तो कम से कम पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है और इसको हम चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत, पढ़े हैं तो इतना पता होना चाहिए। जो भी इस बार 70 में जो भी बच्चे यहाँ से मेंस दिए हैं, लगभग 10 12 16 बच्चे दिए हैं, तो पहले से सारी चीज़ों को एक बार पढ़े थे, फिर वो जहाँ भी अपना मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें लगा रहे थे तो पहले का ही अंडरस्टैंडिंग काम आ रहा था और उसी के बेस पे अपना आगे वो प्रिपरेशन कर पाए और मेंस दिए हैं। देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। तो इतना पता होना चाहिए। तो पढ़ लिए हैं तो आपके समझ में, आपके टॉपिक आपके पकड़ में होनी चाहिए। नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो जब भी इस टॉपिक से गुजरे, इस टॉपिक को आप मतलब पढ़कर खत्म करें तो जरूर इस क्वेश्चंस को आप लगाने का प्रयास करें। पहले शुरुआत जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो लिखने का प्रयास करें। ठीक है, एक पैटर्न होता है मेंस के आंसर राइटिंग का कि इंट्रो एक लिखा जाता है, फिर उसका मुख्य भाग लिखा जाता है, फिर कंक्लूजन लिखा जाता है। आगे हम धीरे धीरे सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, लेकिन एक टॉपिक की समझ आपके पास होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन तो कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अभी बोले कि शॉर्ट आंसर पूछा जाता है 5 में, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बीपीएससी आपको ये नहीं बताता है कि ये कितने शब्द में, यूपीएससी है तो लिखता है कि 150 शब्द में लिखना है या 250 शब्द में लिखना है,
लेकिन बीपीएससी के अंतर्गत ये नहीं बताया गया है कि इन सारे क्वेश्चंस को कितने शब्द में लिखना है, पहली बात। तो इसके लिए 2 पेज रहता है, एक पन्ना, एक इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक दूसरे साइड। 2 पेज पे आप सामान्यतः लगभग तो लिख देंगे, उस पर बहुत ज्यादा शब्द, 150 शब्द तो आराम से आ जाएगा, लेकिन उतना लिखना नहीं है। मुश्किल से 70 से 75 वर्ड में इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, इससे नहीं, इससे ज्यादा नहीं, 70 से 75 वर्ड। 10-20% इधर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से जानते हैं तो 10 शब्द बढ़ गया, किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कम जानकारी है तो 10 शब्द कम हो गया, लेकिन ज्यादातर 70 से 75 वर्ड एक इसका एवरेज है। क्यों? ज्यादा लिखेंगे 100 वर्ड तो इसी को लिखते रहेंगे, बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। कम लिखेंगे तो मार्क्स भी नहीं मिले, इसलिए उस स्पीड को, उस एक्यूरेसी को, उस अपने कंटेंट को इस तरह से मैनेज करना है कि 70 से 75 शब्द में आप अच्छे से इसको लिख सके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये टॉपिक जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, ये दोनों जगह आप पढ़ते हैं। एक तो इसका पॉलिटी जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हमारा हुआ ब्रिटिश के समय से, वहाँ पे भी ये टॉपिक आता है। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है। जैसे जैसे देश अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहा होता है वैसे वैसे कैसे ब्रिटिश ने अपने पार्लियामेंट से यहाँ पे कुछ नियम कानून बना कर दिए, वो सब यहाँ पे चर्चा में रहता है। ये टॉपिक दोनों जगह पे आता है। तो चूंकि आप मेंस दे रहे हैं तो पॉलिटी तो पढ़े ही होंगे और हिस्ट्री तो पढ़े ही पढ़े हो, क्योंकि हिस्ट्री तो अभी बात ही कर रहे हैं। तो दोनों में ये जगह ओवरलैप कर रहा है टॉपिक, तो आराम से इसको आप लिख देंगे, भारत परिषद अधिनियम 1851। इसकी 2-4-5 जो विशेषताएं हैं उसको उस समय के कॉन्टेक्स्ट में कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लाया गया, कुछ कॉन्टेक्स्ट उस समय का ले लेंगे और उसके बाद से आराम से 2-4 फीचर्स है उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपका है। अब प्रीवियस भी देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से हमेशा हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी अब बेसिक जब अपना फाउंडेशन पढ़ रहे हैं या भविष्य में 72वीं 73वीं देंगे तो एक बात तो श्योर है कि जब भी आप पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ें इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि इस पे आपको प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन मिलेगा और मेंस का भी मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर ये है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो एक तो पूरा ओवरऑल भारत के इतिहास पे है ही, इसमें बिहार की भूमिका को काफी प्रमुखता से आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें बिहार की क्या भूमिका थी, यानी इस क्वेश्चंस को लिखेंगे तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री का एक अंतिम फेज जब आता है वो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कैसे, कब, कहां से कैसे शुरू हुआ, फिर उसको शुरुआत इंट्रो देने के बाद फिर बिहार की भूमिका पूछ रहा है, तो इंट्रो के लास्ट में ही थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, इसमें बिहार की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, फिर उसको एलोबरेट करेंगे कि बिहार के कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या भूमिका रहा, वो सारी चीज यहाँ से आ जाएगा। आप क्वेश्चन के नेचर को अभी समझिए, हम क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग, उस पर बारी बारी से सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन, अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया है और पढ़ लिया है तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये बिहार की भूमिका, इस पे आपकी समझ हो गई, लिखकर प्रयास करिए, कोई देखिए इस भाई चीजें इसको कैसे करनी है। उसके बाद से संथाल विद्रोह, जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का आप टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रिटिश का कब्जा, उसके बाद से तुरंत आपको किसान जनजातीय आंदोलन देखने को मिलेगा, उसी में से एक विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, संथाल विद्रोह। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे ये विद्रोह हुआ, भागलपुर और बांका वाला जो रीजन है वहीं पे ये विद्रोह आपको देखने को मिला, तो संथाल विद्रोह। अब तो यहाँ पे लिख दिया है संथाल विद्रोह, और 70 से 75 शब्द में संथाल विद्रोह के बारे में आप लिखिए क्या क्या वहाँ पे है। आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो जरूर आप इसको कोशिश करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो जब पढ़ेंगे तब कोशिश करें। पटना कलम चित्रकला, अभी बोले कि आर्ट एंड कल्चर से 5-6 ऐसे टॉपिक है जहां से आता है क्वेश्चन। मौर्य नाट है, पाल कला है, पटना कलम चित्र है और गुफा चित्रकारी वगैरह है, ये सब क्वेश्चन देखो यहाँ से। नेक्स्ट ही है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, मौर्य काल के अंतर्गत क्या स्थिति थी आर्किटेक्चर्स और आर्ट का, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर हो गया। अब आइए 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन।
दूसरा और तीसरा। अब दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दो दो क्वेश्चन आपको मिलता है। सिलेबस में ये बात डिस्कस हुआ है, दो दो क्वेश्चन मिलता है, दो दो क्वेश्चन इन द सेंस अथवा करके है। अब इसमें से कोई एक ही आपको बनाना है। पहला कर है चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपको आ रहा है तो ये लिख दीजिए। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, आइए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक जिम्मेदार थी, व्याख्या कीजिए। दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपके पकड़ में ज़्यादा और ज़्यादा कंटेंट आपके दिमाग में परीक्षा के टाइम चल रहा हो, उस क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए आगे। तीसरा में भी ए बी करके है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आजादी के आंदोलन तक बिहार में स्पेशली पूछा गया, बिहार में पश्चिमी शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन का क्या यहाँ पे इम्पैक्ट था या उसका किस तरह से फैलाव हुआ, परीक्षण करिए। ठीक है, तो एग्जामिन, ठीक है, परीक्षण मतलब उसका क्या उस समय की स्थिति थी, कितना सही था, कितना, और ये सारा चीज यहाँ पे आपको बताना है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। महात्मा गांधी एक काफी बड़ा टॉपिक है बीपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री और मेंस के लिए, तो इनका पढ़ेंगे तो उसी में ये सारा चीज आपको मिलेगा। मेरा यहाँ पे मकसद आपको दिखाना ये है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसका मकसद ये होना चाहिए कि जब आप पेपर में, एक्चुअल पेपर में बैठे, तो प्रीलिम्स के बाद आपको सोचना ना पड़े कि कहाँ दौड़े कहाँ भागे। पहले ही आपके फाउंडेशन में उन सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए, उस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। कोशिश में हम हैं, टाइम थोड़ा सा भी कम मिल रहा है। बैच एक मेंस के लिए सप्ताह में 3 ही 4 दिन चले जब हम यहाँ पे रहें तब, लेकिन शुरुआत करेंगे वहाँ उस बैच का, ठीक है, बहुत जल्द। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आप साथ साथ करते चलें। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े, चंपारण सत्याग्रह पढ़े, या फिर 1857 की क्रांति पढ़े, जो भी टॉपिक आप पढ़े, किसान जनजातीय मूवमेंट पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक को आप इस तरह से ध्यान में रखें कि उस टॉपिक को प्रीलिम्स से भी आपको सॉल्व करना है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी, और उसी टॉपिक से संबंधित मेंस में भी जो भी क्वेश्चंस आए उसको भी आपको टैकल करना है, लिखना है। भागने से काम नहीं चलेगा। मेंस के आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा और बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो मेंस का जो पेपर आपको मिलेगा ना रियल एग्जामिनेशंस में, और 3 घंटे के अंतर्गत जब 3,500-4 हजार शब्द लिखेंगे, तो पहले वो हाथ वो वर्क नहीं कर चुका होगा, तो उस समय उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही ये सब प्रैक्टिस करें। आप मॉक लगा ले पहले से ही 3, 4, 5 बढ़िया से, इतना कि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी न हो। कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा। मेंस अगर आपने ठीक से पढ़ा है फाउंडेशन उसका, तो कंटेंट आपके दिमाग में ठीक ठाक है। बस वहां पे टाइम मैनेज करके जो भी आंसर है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको अपने हिसाब से वहां पे रिप्रेजेंट कर देना है बस। ठीक है, और सिविल सर्विस का एकदम बैकबोन है मेंस का एग्जामिनेशन। बिना इसके मेंस के राइटिंग के आप कल्पना भी नहीं कर, ऑफिसर बनने का आप सपना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस ही मेंस और इंटरव्यू, प्रीलिम्स तो पास करके आप मेंस के लिए गए, बाकी पूरा सिलेक्शन 900 नंबर का बीपीएससी का मेंस है। वहां पे आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि इसको आपको करना है। नेक्स्ट, ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाला गया है, तो आप और भी 69th का भी क्वेश्चन है, तो 69th का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से फिर देखिए। अब 69th में का क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या पूछा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, एक बार 1935, ऐसे करके पूछा हुआ है। संथाल विद्रोह वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल तथा वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्रकारी, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण का योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित करिए।
तो हिस्ट्री का क्वेश्चन में आप एक पैटर्न देखोगे, जो भी टॉपिक है। अब हिस्ट्री के साथ देखो खास बात क्या है, मुश्किल से यहाँ पे 20 टॉपिक और 5 आर्ट एंड कल्चर वाला, ये 25 टॉपिक को आपको बढ़िया से, मेंस का बात बता रहे हैं, ये 25 टॉपिक को आपको बढ़िया से करना है। जैसे संथाल विद्रोह हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो गया, ऐसे करके टोटल 20 टॉपिक है, प्लस 5 टॉपिक आर्ट एंड कल्चर वाला है। अपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते समय ये 25 टॉपिक को आप कर लिए और प्रीवियस लगभग 10 वर्ष का आपने पेपर सॉल्व कर लिया घर पे बैठ के, तो एकदम गारंटी है आपको, गारंटी कि 114 नंबर का जो आपको रियल एग्जामिनेशंस में आएगा ना, वो सारे आपके कमांड में होगा। हिस्ट्री पूरी तरह से कमांड में रहता है। आप जो प्रैक्टिस करके जाएंगे वही क्वेश्चन सामान्यतः आपको देखने को मिल जाएगा। नील विद्रोह वाला भी जो दिखाए है ना, 64 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। संथाल वाला एक क्वेश्चन है, वो 65 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये एक चीज आप देखेंगे। तो ये टॉपिक और टॉपिक के साथ एक पूरा होल मॉडर्न हिस्ट्री पे अपना पकड़, उसमें से लगभग 20 से 25 टॉपिक पे एक मुकम्मल मेंस की तैयारी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर राइटिंग। जहां पे भी दिक्कत हो आप हमसे इस पे कंसल्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और इस पे आप अपना वर्क कर सकते हैं। जहां पे दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रिपरेशन को, आपका हिस्ट्री का जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ेगा और सारे सब्जेक्ट पे यही अप्लाई होगा। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन, कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है पहले इसको काट छाट कर निकालना। जैसे हम बता दिए कि एंसेंट और मेडिवल से मेंस में नहीं आता है, मॉडर्न से आता है, तो इस तरह से पूरा एक हमने बताया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में बता दें, तो अगले सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे या फिर हम मेंस के आंसर राइटिंग और कुछ और मुद्दों पे हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। एक टॉपिक लेंगे हम, उस टॉपिक को कैसे प्री और मेंस दोनों को एक साथ कैसे तैयार करें, इस पे भी हम बातचीत करेंगे बारी बारी से। पीछे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, इसलिए इलेक्शंस वगैरह था, आपको पता ही है, डिप्टी था वहाँ पे, तो उधर टाइम नहीं मिला। लेकिन इधर हम कोशिश करेंगे कि ये लगभग 10 वीडियो इस पूरे सीक्वेंस में लाना था, जिसमें से चौथा वीडियो है जो हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ है। तो ये 10 मुकम्मल एक साथ ऐसा बना देंगे, कोई भी सिंसियर स्टूडेंट जब हमसे कोई सलाह लेने या पूछने आता है, पहले बोले ये 10 वीडियो पहले देख लो और फिर उसके बाद से जो दिक्कत परेशानी हो आप यहाँ पे ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हो या फ़ोन से बात कर सकते हो। तो उसका ये चौथा वीडियो है। जो नहीं देखा है पहले का 3 वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअल आपको ऑफिसर बनना है और बीपीएससी की तैयारी करना है तो, अदरवाइज तो मार्केट में ऐसे घूमते फिरते बहुत ऑफिसर की तैयारी करने वाले लोग हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रिपरेशन है। तो जितना सारा चीज़ बताया गया है उसको आप बढ़िया से फॉलो करें और बढ़िया से इसको पढ़ाई करें। ठीक है, 2 चीज़ बस, एक आपका नोट्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे है तो क्लास नोट्स बनेगा। टीचर उतना मेहनत करके सारी चीज़ों को आपके लिए काम आसान कर देगा। खुद से पढ़ सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बस ऑनलाइन के साथ एक दिक्कत ये देखनी है कि मेंस के आंसर राइटिंग वहाँ पे बहुत प्रभावित होता है और ठीक ढंग से हो नहीं पाता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो एक क्लास नोट्स है, एक घटना चक्र जरूर आप रखेंगे। सब ये अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इसमें क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपका काम आसान होगा। एनसीईआरटी का हमने बोला ही था, एनसीईआरटी में 6, 7 और 8, 6 में एंसेंट हिस्ट्री, 7th में मेडिवल हिस्ट्री और 8 में मॉडर्न हिस्ट्री। इसके साथ साथ एक बुक बताए थे दृष्टि की रिवीजन का, जिसमें एंसेंट और मेडिवल को आप फैक्ट के लिए पढ़ लोगे और बाकी एक स्पेक्ट्रम ले लेना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए कार्य करेगी। बस इतना ही है। एक कॉपी आप बना लो एंसेंट और मेडिवल के, एंसेंट मेडिवल को एक ही में बना लो क्योंकि वो प्रीलिम्स है। वाइट पेज पर आप लिखना, क्योंकि आपको मेंस में जो कॉपी मिलता है वाइट पेज से मिलता है। एक कॉपी उसके लिए बना लीजिए और एक मोटा अच्छा खासा कॉपी आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बना लीजिए, उसी में आप प्री मेंस और दोनों लिख लीजिए। जब इतना प्रिपरेशन हो जाए तो फिर इसको सॉर्ट आउट करिए, स्पेशली मेंस का सिनॉप्सिस बनाकर रख लीजिए, सब प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। इस प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो फिर आपको प्रीलिम्स निकालने के बाद से भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से सारी चीज़ों को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं और मुझे जितना लगता था हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए उतना सारी चीज़ें
आपको बता दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ से क्लास, यहाँ पे जो हम हिस्ट्री की क्लास लेते हैं सुबह 8 बजे अभी चल रहा है, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं, और धीरे धीरे आपका फाउंडेशन वो तैयार होते जाएगा, एक समझ विकसित होती जाएगी, और फिर आप वहाँ से अपनी स्ट्रेटजी आगे बढ़ाकर आप उस सेक्शन की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस बात को ध्यान में रखकर चलते चलते बस बीपीएससी की तैयारी में देखो, एक बात कहेंगे कि अपने फ्रेंड सर्किल को भी ठीक ठाक रखिए, ठीक है। फ्रेंड्स आपके साथ इस प्रकार से होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, एक प्लस, एक माइनस और एक इक्वल टू, ठीक है, बराबर जिसको आप बोलते हैं। तो फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स 3 प्रकार का होना चाहिए, एक प्लस, एक माइनस, एक इक्वल टू। प्लस किस लिए? एक प्लस फ्रेंड्स मतलब कहने का मतलब कि वो आपसे ज़्यादा जानता हो, ठीक है। आपसे ज़्यादा इन द सेंस कि आपको कोई भी किसी टॉपिक पे दिक्कत परेशानी हो तो आप उससे कंसल्ट कर लें, वो आपको बता दें, ठीक है। तो एक दोस्त चाहिए जो आपका प्लस के तरह कार्य करे, एक दोस्त चाहिए माइनस की तरह, कि आप उसको कुछ दिक्कत हो तो आपसे पूछ सके, तो आपका टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग, तो टॉपिक पे आपका एक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगा कि आप उस टॉपिक को कितना समझते हैं और उसको किस तरह से उसको समझा पाते हैं। तो एक प्लस फ्रेंड जो आपको कुछ दिक्कत हो तो वो समझा सके, एक माइनस फ्रेंड उसको जब जरूरत हो तो आप अपने टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के आधार पे उसको समझा सके। इक्वल टू किस लिए? इक्वल टू मतलब अपने बराबर का एक फ्रेंड, जितना आप जानकारी रखते हो लगभग उतना ही वो जानकारी रखते हो, किसी इशू पे तर्क वितर्क कर सके फैक्ट के आधार पे, ठीक है, बकवासबाजी नहीं, फैक्ट के आधार पे वो आपसे तर्क वितर्क कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज ऐसे होते हैं जो आपके परीक्षा के लिए भी जरूरी है। जैसे मान लो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही कुछ बातें हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन सही है कि गलत है, इस पर दोनों आप बैठकर अच्छा से तर्क कर सको, इस लेवल का एक अपने बराबर का फ्रेंड्स रखना पड़ेगा। तो ये 3 चीजों का आप साथ में ध्यान रखें, ठीक है। इतिहास के बारे में सारी बातें बता दी गई हैं। वीडियो कैसा लगा हो जरूर आप कमेंट्स में बताएं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।